Hello, hello students. Myself Pradeep Kumar, lecturer chemical engineering. हम लोग आज केमिकल इंजीनियरिंग के वाइड सब्जेक्ट पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। वैसे तो हमने बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस अपने 10th में 12th में पढ़ी हैं और उनको पढ़ा है कि वो कैसे रिएक्ट करती हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे उनको रिएक्शन कराने के लिए जो भी रिएक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके से रिएक्शंस ऑक्यूपाई होती हैं, कैसे हमारा रिएक्टेंट डिकम्पोज होके फाइनल प्रोडक्ट में मिलता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक प्रोसेस है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। बेसिकली केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में हम केमिकल काइनेटिक्स, रिएक्टर डिजाइन और कैसे रिएक्शंस इनिशियल से फाइनल प्रोडक्ट तक जाती हैं उनकी स्टडी करते हैं। जनरली केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियर को एक बाकी इंजीनियर से अलग करती है, जबकि कुछ सब्जेक्ट हमारे कॉमन रहते हैं जैसे कि थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर एंड इकोनॉमिक्स। एक्चुअली हम लोग बात कर रहे हैं इंडस्ट्री पर्पस के लिए। तो हर कंपनी, हर इंडस्ट्री ये चाहती है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा इकोनॉमिक प्रोडक्ट होना चाहिए और जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गेन प्राप्त कर सकें। ठीक है? तो उस गेन को ऑक्यूपाई करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमको हमारी जो रिएक्शंस हैं या जो हमारे रिएक्टेंट हैं, जो हमारी प्रोसेस है, जो हीट ट्रांसफर होना है, जो मास ट्रांसफर होना है, जो भी काइनेटिक्स यूज़ होनी है, उनके बारे में हमें डीपली स्टडी करने की रिक्वायरमेंट है। और इस सब्जेक्ट में हम डीपली सारी प्रोसेस का डिस्कशन करेंगे। तो हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट। सपोज कोई केमिकल रिएक्शन है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं अमोनिया के प्रोडक्शन की। तो जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, जो कि बेसिकली रिएक्ट होके हमको अमोनिया का प्रोडक्शन देते हैं। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, किस रेट से नाइट्रोजन हमारा डिकम्पोज हो रहा है और हाइड्रोजन डिकम्पोज हो रहा है, कौन सी काइनेटिक्स यूज की जा रही है, किस तरीके की रिएक्शंस हैं, ये सब स्टडी करेंगे हम अब केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में। प्रोडक्ट जो होता है हमारा किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट जो होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, वो हमारे बहुत सारी फिजिकल ट्रीटमेंट ऑपरेशंस से होके निकलता है, जैसे कि सेपरेशन है, प्यूरिफिकेशन है और ईटीसी बहुत सारे केमिकल मैकेनिकल ऑपरेशंस का हम यूज करते हैं। इसी क्रम में जो रिएक्शन हमको किसी इक्विपमेंट में करानी होती है, हम उसको बेसिकली रिएक्टर बोलते हैं। और रिएक्टर का डिजाइन करने के लिए हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है, जिसमें कि साथ थर्मोडायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर जैसे बेसिक्स की आवश्यकता पड़ती है। इन सारे फैक्टर्स को इकट्ठा करने के बाद ही हम किसी एक केमिकल रिएक्टर का डिजाइन कर सकते हैं। बेसिकली केमिकल रिएक्टर में हम इनपुट को एंटर कराते हैं और वहां पर जो भी कैटलिस्ट और प्रेजेंट है, उसकी प्रेजेंस में हमको रिएक्शन मिलती है और उस रिएक्शन का के बाद हमको हमारे प्रोडक्ट मिलते हैं, जो कि डिजायर्ड और अनडिजायर्ड दोनों होते हैं। और डिजायर्ड प्रोडक्ट को अलग करने के लिए हमको मैकेनिकल ऑपरेशन का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है? इसी क्रम में जो हमारे केमिकल रिएक्शंस है, जो हमारे रिएक्टेंट है, इनपुट या आउटपुट जो भी है, उनको हम किसी एक मैथमेटिकल टर्म के साथ बांधते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं एक्सप्रेशन टू रिलेट
इनपुट टू आउटपुट फॉर वेरियस काइनेटिक्स एंड वेरियस कॉन्टैक्टिंग पैटर्न। तो जो हमारा इनपुट है केमिकल काइनेटिक्स, मतलब केमिकल रिएक्शंस हो रही है, जो भी हमारे रिएक्टेंट है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, उन सब के कॉम्बिनेशन के बाद ही हमें एक आउटपुट मिलता है। तो बेसिकली हम बोलते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो हमारा फंक्शन होना चाहिए हमारे इनपुट्स का, इनपुट की कंसंट्रेशन का, उनकी काइनेटिक्स का और उसके कॉन्टैक्टिंग टाइम का, जिसको हम परफॉर्मेंस इक्वेशन बोलते हैं। अब ये क्यों आवश्यक है? ये इसलिए आवश्यक है कि हमें अलग अलग रिएक्शंस को करने के लिए अलग अलग रिएक्टर की आवश्यकता होती है। अब हम उन रिएक्टर्स का कंपैरिजन किस बेस पे कर पाएंगे कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, कौन सा इकोनॉमिक है, उन सब कंपैरिजंस को करने के लिए ये आवश्यक है। और हमको जो भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना होता है, तो स्केल अप या लेबोरेटरी स्केल से लार्ज स्केल के प्रोडक्ट डिजाइनिंग के लिए ये सारी चीजें हमें आवश्यक होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिएक्शंस। तो रिएक्शंस बेसिकली दो तरीके की होती हैं। नंबर एक, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, जिसमें कि हमारे नंबर ऑफ फेज कितने हैं, कितने फेज में वो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करने वाला है रिएक्शन में, और कितने नंबर ऑफ मोल्स किसी रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो दो तरीके की रिएक्शन है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस रिएक्शन क्या होती हैं? जिनमें जिनमें कि सिंगल फेज, मतलब कि सिर्फ एक ही फेज किसी भी मैटर का पार्टिसिपेट करता है, चाहे वो लिक्विड हो, वेपर हो या फिर सॉलिड फेज हो। बट हेट्रोजीनियस क्या होता है कि इसमें एक से अधिक, दो मतलब कि दो या दो से अधिक फेज पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी रिएक्शन में। वो सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है या फिर लिक्विड गैस या लिक्विड वेपर भी हो सकता है। तो होमोजीनियस रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की थी अमोनिया की। तो जो नाइट्रोजन है वो भी गैसियस फेज में है और हाइड्रोजन है वो भी गैसियस फेज में है। जहां पर हमारा एक भी फेज सॉलिड या वेपर मतलब डिफरेंट टाइप का होगा, वहां पर हमारी हेट्रोजीनियस रिएक्शन होगी। दूसरी बात है कि कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होते हैं कि जैसे हमने बेसिक डेफिनेशन है कैटलिस्ट की, हमने पढ़ा है कि कैटलिस्ट किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, वे बस रासायनिक अपक्रिया के रेट को या दर को बढ़ा देते हैं। तो रिएक्शन उसके बेस पे भी हो सकती है कि कैटालिटिक रिएक्शन है या फिर नॉन कैटालिटिक रिएक्शन है। मतलब कैटालिटिक मतलब कि कोई कैटालिटिक कंपाउंड उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट जो है या क्रिया की दर जो है वो तेज हो जाती है। और नॉन कैटालिटिक जो सिंपल बिना किसी कैटालिस्ट के रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं। तीसरी बात है कि कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जो इन रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। तो होमोजेनियस रिएक्शंस जितनी भी होती हैं उनमें टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन ये बेसिकली इफेक्ट करते हैं। लेकिन हेट्रोजीनियस के केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पे एक से ज्यादा फेज इन्वॉल्व होते हैं। तो हेट्रोजीनियस में क्या होता है, ये तीन पैरामीटर तो रहेंगे ही, साथ में वहां पे मास ट्रांसफर डोमिनेटिंग फेज होता है। जो हमारा रेट ऑफ मास ट्रांसफर है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है हेट्रोजीनियस के केस में। तो रेट ऑफ रिएक्शन, या हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि हमारा कोई भी रिएक्टेंट किस दर से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और हमारा प्रोडक्ट किस दर से हमको प्राप्त हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के हिसाब से, डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम, वेट, इंटेंसिटी के हिसाब से हमारे रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होती है। सपोज हम किसी आई कंपोनेंट के लिए या आई रिएक्टेंट के लिए अपना रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो रेट का मतलब है कि किस पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट वॉल्यूम में हमारा जो रिएक्टेंट है वो कितनी कितनी दर से
डिकम्पोज हो रहा है या फिर डिसअपियर हो रहा है। तो हमारा जो यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम रेट ऑफ रिएक्टेंट देखेंगे तो उसका फॉर्मूला है रेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू 1/v dni/dt, मतलब नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड और डिसअपियर बाय पर यूनिट वॉल्यूम इन पर यूनिट टाइम। ऐसे ही अगर हम सॉलिड मास की बात करें तो वहां पर हमारा मास ऑफ सॉलिड, कितना हम सॉलिड यूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा हमारा रेट। अब जैसे हमने बात की थी हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस की, तो होमोजीनियस में दोनों चीज कॉमन है और लिक्विड है या फिर वेपर है, तो हम वहां पर सिंपली एक वॉल्यूम की बात कर रहे हैं जो कि हमारे रिएक्टेंट वॉल्यूम हो सकता है, या फिर अगर हम दो एक या एक से अधिक रिएक्टेंट हैं तो जो रिएक्टेंट है उनका टोटल वॉल्यूम हमारे रिएक्टर वॉल्यूम के बराबर हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्लूइड और सॉलिड की, फ्लूइड मतलब कि लिक्विड या फिर गैस वेपर कुछ, और सॉलिड की, तो अगर हम फ्लूइड सॉलिड सिस्टम के लिए बात करते हैं तो जहां सॉलिड आ जाएगा तो वो डिपेंड करेगा कि हम मास ऑफ सॉलिड कितना ही यूज कर रहे हैं। तो जितने हमारे मोल्स फॉर्म हुए डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉलिड इनटू टाइम, पर यूनिट टाइम कितना हमारा मास ऑफ सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है और कितने हमारे नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म हो रहे हैं। सेम इसी पैटर्न में अगर हम गैस और सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड का जितना भी सरफेस एरिया होगा वो गैस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा। तो यहाँ पर हमारा डिपेंड करेगा कि हमारा कितना सरफेस गैस के कांटेक्ट में आ रहा है। तो रेट जो है रिएक्शन का वो चेंज होके हो जाएगा 1/s dni/dt इक्वल टू मोल्स ऑफ आई फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय सरफेस इनटू टाइम। इसी तरीके से अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शंस लिखी हुई हैं। अगर हम रिएक्टर वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट की जगह वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए रेट अलग है। हमारे टोटल रिएक्टर वॉल्यूम में पर यूनिट टाइम में कितने मोल्स हमारे फॉर्म हो रहे हैं उसके लिए फॉर्मूला अलग दिया गया है।